फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लर्नर पर। और हम पढ़ रहे हैं भारत के अंदर यूरोपियंस का आगमन। तो देखिए, इससे पहले की जो हमारी क्लास थी फ्रेंड्स, उसके अंदर हमने जो पुर्तगाली आए थे भारत के अंदर उनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया है कि पुर्तगालियों के अंदर कौन कौन गवर्नर भारत के अंदर आए थे, उनका क्या क्या योगदान रहा था यहाँ पर। उसके बाद उनका जो पतन था वो किस प्रकार से हो गया था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसके अंदर हम स्पेशल पढ़ने वाले हैं डच के बारे में। यानी कि पुर्तगालियों के बाद देखिए भारत के अंदर कौन आए थे यूरोपियन कंट्री से, डच आए थे। और डच के बाद में अंग्रेज आए थे और उसके बाद में जो अंतिम जो आए थे वो फ्रांसीसी आए थे। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डच का जो आगमन हुआ था भारत में वो किस प्रकार से हुआ था, और यहाँ आने के बाद उन्होंने कौन कौन सी गतिविधियाँ की, कहाँ कहाँ पर अपना कब्जा जमाया। और देखिए, जब वो आए थे तो उस समय जो व्यापारिक शक्ति यहाँ पर थी भारत के अंदर वो कौन सी थी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों से पहले यहाँ पर जो व्यापार पर जो हक था वो किसका था, अरब देशों का हुआ करता था। लेकिन जो पुर्तगालियों ने क्या किया था, अरबों के एकाधिकार को समाप्त करके यहाँ पर अपना राज कायम कर लिया था व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन जब डच आए थे यहाँ पर तो डचों ने क्या किया था कि पुर्तगालियों को भी व्यापार से हटा दिया था। उसके बाद देखिए अंग्रेज आ गए थे यहाँ पर, फिर फ्रांस आ गया था और व्यापार को लेकर इनमें क्या हुआ था, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी थी। तो उसके चलते देखिए जो अंग्रेज है ना, केवल वही आखिर तक टिक पाए थे। और बाद में आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना दिया था, गुलाम बना लिया था पूरी तरह से। और उसके बाद ये कब गए थे अंग्रेज, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद ये गए थे यहाँ से। अगर पूछा जाए कि अंतिम तौर पर यहाँ से कौन गए थे यूरोपियन में से, तो पुर्तगाली लास्ट में गए थे, जो कि कब गए थे, 1961 के अंदर गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं डच के बारे में। तो देखिए डच जो थे ना, तो वो कहाँ के नागरिक हुआ करते थे किस कहाँ के देश के लोगों को डच कहा जाता है। तो देखिए जो नीदरलैंड है, आपने सुना होगा नीदरलैंड, जिसका कि पुराना नाम क्या था, पहले किस नाम से जाना जाता था, हॉलैंड के नाम से। तो वहाँ के जो देखिए लोग रहा करते थे उनको क्या कहते थे, डच कहा जाता था। अब देखिए मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये वर्ल्ड का मैप है, यूरोपियन कंट्री को यहाँ पर दिखाया गया है, जो यूरोपियन देश है सबको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये देखिए ये तो पुर्तगाल हो गया। पुर्तगाल के बारे में कल हमने डिटेल से पढ़ लिया था। उसके बाद यहाँ देखिए स्पेन है, फिर फ्रांस है और बेल्जियम हो गया यहाँ पर। और उसके बाद देखिए ये है नीदरलैंड। तो इसी नीदरलैंड की बात चल रही है। नीदरलैंड को और किस नाम से जाना जाता था, हॉलैंड के नाम से। तो यहीं के जो नागरिक हैं ना वो क्या कहलाते थे, डच कहलाते थे। अब देखिए यहाँ ये व्यापार के अंदर कैसे उतरे। व्यापार तो ये पहले भी कर रहे थे, किस प्रकार से देखिए व्यापार कर रहे थे। आपको पता है कि पुर्तगाली क्या कर रहे थे भाई, भारत वाले क्षेत्र से जैसे जो भी सामान वगैरह था वो क्या किया जा रहा था, डायरेक्ट पुर्तगाल में पहुंच रहा था। तो पुर्तगाल में आ गया। तो ये जो डच हुआ करते थे ना, नीदरलैंड के लोग, ये क्या करते थे, यहाँ से समुद्री मार्ग से यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर जो सामान आया है उसको उठाते थे ये। यानी कि यहाँ से सामान को खरीदा और फिर यहाँ ले जाते थे। जो इनका देखिए एक जगह है यहाँ पर, रोटरडम है, एक बंदरगाह है। तो वहाँ पर ये सारा सामान आ जाता था। और उसके बाद जो ये अन्य कंट्रियाँ हो गई ना यूरोप की, कोई भी लगा लो, जर्मनी, पोलैंड, भाई कहीं भी, ऑस्ट्रिया वगैरह, इटली, तो यहाँ पर ये सामान को फैला दिया करते थे। यानी कि यहाँ तक भेज दिया करते, बेच दिया करते। तो ये काम ये करते थे। अब देखिए अब ये डायरेक्ट तो वहाँ से सामान ला नहीं रहे भारत वाले क्षेत्र से, तो ये क्या कर रहे हैं, पुर्तगाल से सामान खरीद रहे हैं। तो पुर्तगाल जाहिर सी बात है कि जो सामान देखिए भारत वाले क्षेत्र से उसने खरीदा, तो यहाँ पर वो कई गुना दाम के ऊपर इनको दिया करता था डचों को, फिर डच इसको आगे बेचते थे। तो इनको कहने का मतलब ये है कि मन मुताबिक लाभ नहीं हो रहा था व्यापार के अंदर, कोई अधिक ये फायदा नहीं कमा पा रहे थे। तो देखिए एक तो इस चीज़ ने प्रेरित किया कि ये क्या चाहते थे कि डायरेक्ट ही व्यापार किया जाए। भाई ये पुर्तगाल से क्यों सामान उठाएं, ये चाहते हैं कि हम डायरेक्ट ही नीचे होते हुए सी मार्ग से अफ्रीका के नीचे से कहाँ तक पहुँच जाएं, इंडिया, इंडोनेशिया या जो भी कंट्री जो कि मसालों के लिए उस समय के अंदर पॉपुलर थे, हम डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएं और वहीं से अपना माल लाकर क्या करें, सीधे तौर पर सप्लाई करें, ताकि जो पूरे का पूरा मुनाफा है वो हमारा हो जाए। तो एक तो ये कारण रहा। उसके बाद देखिए जो पुर्तगाली था ना, पुर्तगाली जो व्यापार चल रहा था, तो 1580 के करीब क्या हुआ था कि पुर्तगाल के ऊपर देखिए ये स्पेन का अधिकार हो गया था। तो स्पेन का अधिकार हो गया था, तो जो पुर्तगाल था वो क्या हो गया था, काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। तो उसका व्यापार भी कमज़ोर पड़ गया था इसलिए। तो
तो ये कारण भी रहा कि ये जो नीदरलैंड जैसे दूसरे कंट्री हो गए तो ये उभरे कि व्यापार करने के लिए। तो एक ये कारण रहा। देखिए स्पेन के अंडर में ये नीदरलैंड भी था उस समय के अंदर। तो इनसे ठीक है आज़ाद होकर स्पेन से इनने क्या किया कि भाई स्पेनिश वासी जो भी यहाँ पर नीदरलैंड पर अपना कब्जा वगैरह जमा लिया था सबको भगाया यहाँ से। और क्या करा इन्होंने कि भाई हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही व्यापार करेंगे, ठीक है, दूसरे कंट्री से। पुर्तगाल की मतलब शक्ति रह नहीं गई थी व्यापार करने की, तो ये अलग से व्यापारी बनकर उभरे। तो देखिए अब इनकी किस प्रकार से शुरुआत हुई थी, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बात करते हैं 1595 96 की बात है ये। तो उस समय क्या हुआ था, 95 के अंदर, 1595 के अंदर इनका डचों का भारत के अंदर आगमन हुआ था। अगर बात की जाए कि जो डच है वो भारत के अंदर कब आए थे, तो 1595 ईस्वी के अंदर आए थे। देखिए ये आ तो गए थे 1595 ईस्वी में, लेकिन जो इनकी कंपनी की स्थापना, जैसे कि पुर्तगालियों की देखिए कंपनी हमने पढ़ी थी कि व्यापार करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने वहाँ एक कंपनी की स्थापना की थी जिसका क्या नाम था, एस्तादो द इंडिया। तो कंपनी की शुरुआत की थी, व्यापारिक कंपनी जो व्यापार में डील करती थी। तो उसी प्रकार से डच लोगों ने भी या नीदरलैंड ने भी अपने लिए एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी। अब देखिए डच जो है भारत के अंदर आज सबसे यानी कि पहले ही गए थे 1595 ईस्वी के अंदर। लेकिन जो उनकी कंपनी है व्यापारिक कंपनी, उसकी स्थापना कब होती है, वो रुक कर होती है 7 साल बाद, यानी कि 1602 ईस्वी के अंदर होती है, ठीक है, व्यापारिक कंपनी की स्थापना, जिसका कि नाम क्या रखा उन्होंने, वेरी गंदे ओस्ट इंडिस, इंडिज नहीं इंडिस, वेरी गंदे ओस्ट इंडिस कंपनी। तो ये नाम रखा। इसका अन्य नाम भी था जैसे कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, तो इस नाम से जाना जाता था। ये व्यापारिक कंपनी थी जो कि ईस्ट की यानी पूर्व की तरफ में, जो नीदरलैंड से, तो देखिए यहाँ नीदरलैंड हो गया तो इंडिया की लोकेशन पूर्व की तरफ हो गई, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो ईस्ट की तरफ ये क्या करेगी, व्यापार करेगी। तो इस कंपनी की स्थापना हो गई। लेकिन देखिए कंपनी की स्थापना से पहले क्या हुआ था कि 1595 ईस्वी की बात है कि एक देखिए एक व्यक्ति यहाँ से जो कि डच था, यानी कि कहाँ का निवासी हो गया, वो नीदरलैंड या फिर हॉलैंड का निवासी था। तो वो क्या किया 1595 ईस्वी के अंदर वो इंडोनेशिया गया और उसने वहाँ से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। ये यहाँ पे आए थे, इंडिया में भी आए थे। लेकिन इस जो व्यापार का शुरुआत की थी इसने, वो कहाँ से की थी, इंडोनेशिया से की थी। देखिए इंडोनेशिया उस समय के अंदर यानी कि मसालों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ये चाहते थे कि भाई जहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं ये क्या करेंगे, डायरेक्ट वहीं से ही डील करेंगे अपनी स्टार्ट। तो इन्होंने इंडोनेशिया से अपना काम प्रारंभ किया। इंडोनेशिया में देखिए एक द्वीप भी है जिसका कि क्या नाम है, मालुकू द्वीप, ठीक है, मालुकू द्वीप। इसको क्या बोला जाता है, मसालों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है, मसालों का द्वीप या फिर स्पाइसेस आइलैंड भी कहा जाता है इसको। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर अपना कब्जा जमाया और यहाँ से क्या किया था, मसालों के अंदर अपना व्यापार प्रारंभ किया था। इंडिया से भी ये देखिए व्यापार करते थे, लेकिन ज़्यादातर व्यापार ये किस में करते थे, यहाँ पर कपड़ों से संबंधित व्यापार किया जाता था डच के द्वारा। जबकि पुर्तगाली देखिए यहाँ पर ये हर किस्म के व्यापार करते हैं, लेकिन ये जो हैं डच ये स्पेशली कपड़ों के अंदर ही डील करते थे इंडिया के साथ। और मसाले कहाँ से मिलते थे इनको, इंडोनेशिया से मिलते थे। तो देखिए जो 1595 96 में जो नाम क्या बताया मैंने आपको, कार्निलस देहस्तमान, जिसका कि अन्य नाम क्या था, आउटमैन के नाम से भी जाना जाता था। तो इसने इंडोनेशिया से अपना व्यापार का प्रारंभ कर दिया। तो वहाँ से व्यापार का प्रारंभ हो गया। जो इंडोनेशिया है उस समय के अंदर क्या कहलाता था, मसालों का द्वीप कहलाता था। अगर वैसे क्वेश्चन आ जाए कि मसालों का द्वीप किसको कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, मालुकू आइलैंड है वहाँ पर इंडोनेशिया में, उसको मसालों का द्वीप कहा जाता है। तो ये बात हो गई। उसके बाद 1602 के अंदर वहाँ पर जो व्यापारिक कंपनी थी वेरीगंदे ओस्ट लिमिटेड, उसकी स्थापना हो गई, ठीक है, VOC, वेरीगंदे ओस्ट इंडीज कंपनी, इसकी स्थापना हो गई, VOC के नाम से जाना जाता था। अब देखिए ये जो कंपनी थी, तो ये किस प्रकार की कंपनी थी, ये शेयर धारकों की कंपनी थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो वहाँ की मुद्रा जो थी तो 65 लाख गिल्डर से ये स्थापित हुई थी। और ये रुपए जो हैं, इतनी बड़ी रकम ये कहाँ से इकट्ठा की गई थी, लोगों के सहयोग से प्राप्त की थी। तो यानी कि लोग क्या बन गए, उसके कंपनी के शेयर धारक बन गए थे। और जो शेयर धारक थे कंपनी के, उनको यानी कि एक लाभांश की गारंटी दी गई थी कि आप जितना भी पैसा लगाएंगे तो आपको जो 18% रिटर्न है, लाभ मिलेगा, वो निश्चित रूप से ही मिलेगा।
तो इस कंपनी के बारे में देखिए एक बहुत ही पॉपुलर बात है कि 200 वर्ष तक यह सर्वाधिक लाभांश प्राप्त करने वाली कंपनी थी। यानी कि अपनी स्थापना से लेकर इसके अंदर देखिए जो भी शेयर धारक थे उनको इसने 200 सालों तक अधिकतम मुनाफा दिया। कंपनियों की बात हो रही है, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी जो भी कंपनी थी तो उनके अंदर से ये सर्वाधिक क्या था, लाभांश प्रदान करती थी और लंबे समय तक इसने लाभांश प्रदान किया था। और कैसे बनी थी कंपनी, शेयर धारकों की कंपनी थी। ठीक है, तो ये काम इसका हो गया। अब देखिए ये लाभांश बहुत ज़्यादा प्रदान करती थी, लास्ट में इसी की वजह से दिक्कत हो गई थी, यानी कि दिक्कत यानी ख़त्म भी होगी भाई, इतना ज़्यादा लाभ देगी तो जब कंपनी घाटे में चलेगी, अगर इतना लाभ देगी तो अंत में डूब जाएगी। तो वही हुआ था, कुछ अंग्रेजों ने इसकी खस्ता हालत कर दी थी, बाकी लाभांश की वजह से भी काफ़ी खस्ता हालत हो गई थी अंत में इसकी। तो ये हुआ। अब कंपनी की जब स्थापना हुई थी 602 ईस्वी के अंदर, तो देखिए इसको 21 साल का परमिट दिया गया था कि ये क्या करेगी, पूर्वी क्षेत्र में 21 साल तक व्यापार को संभालेगी। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई 1600 में स्थापना हुई थी और इसको 15 वर्ष का वो दिया गया था व्यापार का अधिकार दिया गया था। तो वैसे ही इसको 21 वर्ष तक का व्यापार की अनुमति दे दी। इसके अलावा देखिए कंपनी को अन्य अधिकार भी दिए गए थे, जैसे कि कौन कौन से अधिकार दिए गए थे। अगर जैसे ये भारत के अंदर आते हैं, इंडोनेशिया में जाते हैं तो क्या करेंगे, वहाँ का अगर कोई भी स्थानीय शासक है या कोई अन्य देशों की देखिए जो कंपनियां वहाँ पर पहले से कार्य कर रही है, तो ये क्या कर सकती है, उनके साथ अपने व्यापार के मुताबिक संधि कर सकती है। संधि भी कर सकती है, उनके साथ आपसी देखिए व्यापार के लिए भी ये कार्य कर सकती है, आपस में व्यापार भी कर सकती है। और अगर इनको लग रहा है कि जो व्यापार है वो सही दिशा में नहीं चल रहा है, उन अन्य कंपनियों की वजह से इनको दिक्कत उठानी पड़ रही है या नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं उस अन्य कंपनी पर भी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। या देखेंगे कि भाई स्थानीय जो शासक है उनकी वजह से अगर इनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो क्या करेंगे, उनके ऊपर भी ये सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण अधिकार है वो किसको दिए गए थे, इस कंपनी को दिए गए थे, जिसका कि नाम क्या था, वेरीगंदे ओस्ट इंडीज कंपनी। इस कंपनी को ये अधिकार दे दिए। अब इतने अधिकार मिलने के बाद क्या है, जो कंपनी है वो क्या करेगी, अपना काम खुल्लम खुल्ले रूप से करेगी। ठीक है ना, अब किसी का डर नहीं है, काफ़ी अधिकार उनको दिए गए थे। तो उसके बाद ये देखिए कंपनी यहाँ पर आ जाती है, 1602 के अंदर आ गई। और आते के साथ देखिए वो क्या किया उन्होंने, अब उनका जो फेवरेट क्षेत्र था इनका डचों का, वो कौन सा था, इंडोनेशिया था। ठीक है, इंडोनेशिया पर वो ज़्यादा पसंद करते थे उसको। इंडिया के लिए, इंडिया में क्या था उनका, सिर्फ वस्त्रों से संबंधित कारोबार हुआ करता था। तो 1602 में कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद देखिए इन व्यापारियों के बड़े बड़े जहाज आए थे, नौसेना से सुसज्जित। उसके बाद क्या हुआ कि आते के साथ ही 1602 ईस्वी के अंदर एक जगह है इंडोनेशिया के अंदर जिसका कि क्या नाम है, वांटम नाम है। तो वांटम में जो इंडोनेशिया में है, तो वहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो वांटम था वो देखिए पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो आते ही इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों को पराजित कर लिया और क्या किया, वांटम पर अपना अधिकार कर लिया। आप देखिए ये साल वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घटनाक्रम वैसे ही याद रखेंगे ताकि इंटरेस्ट बना रहे कि भाई कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद जब यहाँ पर आई कंपनी तो उसने क्या किया, सबसे पहले इंडोनेशिया में जो वांटम नाम का स्थान है उसको पुर्तगालियों से छीन लिया। अगर कोई इंपॉर्टेंट जगह रहेगी डेट या फिर साल आपको बता दिया जाएगा। एक तो जैसे कि भाई कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इम्पोर्टेंट ईयर हो गया, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित हुई, तो ये भी पता होना चाहिए। तो इस टाइप के जो ईयर होंगे वो आपको याद होने चाहिए। बाकी अन्य गतिविधियां हैं उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसका मैटर याद रखेंगे कि क्या हुआ था, साल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 1602 में वांटम इंडोनेशिया में कब्जा कर लिया, पुर्तगालियों के अधीन था। उसके बाद देखिए 1605 जब आया, 1605 के अंदर इन्होंने क्या क्या किया। एक तो देखिए एक और द्वीप था इंडोनेशिया में जिसका क्या नाम था, अम्बोयना या फिर अम्बायान द्वीप भी उसको कहा जाता है। तो अम्बायान जो द्वीप था वो किसके कब्जे में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों से वो द्वीप भी छीन लिया। अब कौन कौन से द्वीप छीन लिए, देखिए वांटम भी छीन लिया और अम्बोयना द्वीप भी छीन लिया। अब ठीक है, ये मसालों के लिए प्रसिद्ध थे। तो क्या हुआ, जो मसालों का व्यापार था उस पर स्वतंत्र रूप से डचों का क्या हो गया, एक अधिकार हो गया उनका। इसके बाद ये काम हो गया। 1605 ईस्वी में ही एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, ये आपको याद रखना है। जैसे 1605 में इन्होंने क्या किया था, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी भारत के अंदर। ठीक है, तो ये साल आप याद रख सकते हैं कि 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की। और कहाँ पर की थी, मसूलीपट्टनम में की थी। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में अपनी
स्थापना कर दी इन्होंने। और मसूलीपट्टनम देखिए कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब देखिए जो ये डच थे, जैसे ये इंडिया हो गया और यहाँ देखिए ये श्रीलंका है नीचे, तो डचों को है ना, डचे की जो ज़्यादातर जो व्यापारिक क्षेत्र थे वो सारे इसी तट पर थे, ठीक है। जो ये ये तट हो गया ना, पूर्वी तट यहीं पर थे, इसको क्या बोलते थे, कोरोमंडल तट कहा जाता था। तो कोरोमंडल तट पर थे। यहाँ है मालाबार तट, तो मालाबार तट पर ज़्यादातर कौन रहा करते थे, पुर्तगाली। कोरोमंडल से इनका जो है ज़्यादातर व्यापार संचालित हुआ करता था। तो यहीं पर आंध्र प्रदेश है, वहीं पर क्या है, मसूलीपट्टनम में एक जगह हो गई। तो मसूलीपट्टनम में क्या किया था इन्होंने, 1605 ईस्वी के अंदर अपने पहले जो है व्यापारिक कोठी या फिर व्यापारिक फैक्ट्री उसकी स्थापना कर दी। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। और मसूलीपट्टनम कहाँ पर बताया आपको, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अब जो ये कारखाना लगाया गया है इनके द्वारा, जो फैक्ट्री है 1605 में, तो यहाँ पर ये क्या करते थे, स्पेशली जो नील है ना उसका केवल व्यापार करते थे, ठीक है। जो भी आसपास के क्षेत्रों में जैसे नील की खेती होती थी तो ये क्या करते थे, नील वगैरह जैसे खरीदी। यहाँ पर कोठी का, फैक्ट्री का मतलब क्या है, स्टोर रूम हुआ करता था, एक प्रकार का बड़ा सा क्षेत्र। तो यहाँ पर उसको स्टोर कर लिया जाता था। उसके बाद बस वो जहाज वगैरह आते थे और यहाँ से उसको ले जाते थे। तो ये काम करते थे। तो मसूलीपट्टनम से किस में डील करते थे, ये नील के अंदर। तो ये काम किया 1605 में। उसके बाद देखिए 1613 ईस्वी के अंदर जो जकार्ता है, इंडोनेशिया में है ना जकार्ता, तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, जीत हासिल कर ली। तो जकार्ता को भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसके बाद देखिए जकार्ता के अंदर इन्होंने क्या किया था, एक नए शहर की स्थापना की थी जिसे कि वेटेविया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वेटेविया। अब वेटेविया जो यहाँ पर इन्होंने नए नगर की स्थापना की है इंडोनेशिया के अंदर, वेटेविया, ये इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। अब पूर्वी क्षेत्र के अंदर देखिए जितना भी व्यापार हो रहा था वो सब कहाँ से कंट्रोल किया जाने लगा, वेटेविया से कंट्रोल किया जाने लगा। अब दो क्षेत्र हो गए कंट्रोल के लिए, कि एक तो नीदरलैंड से कंट्रोल होता था, उसके अलावा दूसरा कहाँ से कंट्रोल होता था, वेटेविया से, यानी कि वेटेविया इनकी फेवरेट जगह थी। अब भारत में या देखिए और पूर्वी क्षेत्र जैसे इंडोनेशिया वगैरह में जो भी व्यापार हो रहा था वो कहाँ से कंट्रोल किया जाता था, वेटेविया शहर से कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या था, ये एक कलेक्शन सेंटर की तरह भी काम करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सामान, ठीक है, कोई भी सामान जैसे कहीं पर जाना है आना, तो क्या करते थे, वेटेविया सिटी के अंदर खास तौर पर वो सामान पहले लाया जाता था, वहीं पर वो यानी कि रखा रहता था, गोदाम टाइप में लगा लीजिए कि वहीं पर रखा रहता था। बाद में आवश्यकता होने पर कहीं अगर सप्लाई करनी है तो वहाँ से वो सप्लाई कर दिया जाता था, यानी कि यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा स्टॉक वगैरह रखा जाता था। तो ये काम इन्होंने किया था। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। वेटेविया सिटी के बारे में कहाँ पर बचाया था, जकार्ता के अंदर। और क्या क्या काम थे यहाँ से, एक तो भारत का जो भी व्यापार होता था उसको नियंत्रण करना और कलेक्शन सेंटर का भी काम करता था। उसके अलावा देखिए 1639 ईस्वी में, साल याद नहीं रखने हैं, कि गोवा पर भी इन्होंने अधिकार करने का प्रयास किया। गोवा के बारे में आप जानते ही हैं कि पहले किसके कब्जे में था, वो पहले था वो जो यानी कि बहमनी साम्राज्य था उसके कब्जे में हुआ करता था, जो यूसुफ आदिल शाह उसके कब्जे में। लेकिन बाद में क्या था देखिए, 1510 ईस्वी में मैंने आपको बताया था कि पुर्तगालियों ने गोवा छीन लिया था, पुर्तगालियों के कब्जे में 1510 से। उसके बाद 1639 ईस्वी में जो डच है उन्होंने गोवा पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास जो था उनका विफल हो गया, वो गोवा पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए। तो ये खाली कोशिश थी, नहीं कर पाए थे, ले नहीं पाए थे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्होंने काम किया वो क्या किया था देखिए, कि 1641 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जो मलक्का जल संधि थी ना उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। मलक्का जल संधि मैंने कल आपको दिखाई थी, वो कहाँ पर थी, जैसे इंडोनेशिया हो गया, नीचे इंडोनेशिया है ये मान लीजिए, उसके बाद ऊपर क्या है, मलेशिया। तो मलेशिया हो गया, उसके बाद इंडोनेशिया होगा, यहाँ बीच का जो संकरा जल क्षेत्र था ना उसको क्या बोलते थे, मलक्का जल संधि। और भारत की पोजीशन यहाँ हुआ करती थी। तो यहाँ पूर्वी क्षेत्र में कोई भी व्यापार होते थे, कोई भी जहाज वगैरह जाएगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा, मलक्का जल संधि से। और मलक्का जल संधि के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, पुर्तगालियों ने उसके अंदर कब्जा कर लिया था मलक्का जल संधि पर। लेकिन देखिए 1641 ईस्वी में क्या हो रहा है कि जो डच आए हैं उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर हमला किया। और देखिए पुर्तगालियों के कब्जे में थी, तो पुर्तगालियों से उन्होंने मलक्का जल संधि को छीन लिया। अब दोबारा से क्या हुआ कि मलक्का जल संधि जो है वो किसके कब्जे में आ गई, डचों के कब्जे में आ गई, डच का अधिकार हो गया। बाद में डच ने क्या किया था देखिए, जब बेदरा वगैरह का युद्ध हुआ था ना, जब अंग्रेजी कंपनी आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी,
तो युद्ध में जैसे वो पराजित हो गए थे ये डच लोग, तो वो जो संधि हुई थी उसके तहत जो ये मलक्का जल संधि का क्षेत्र एक किसको दे दिया गया था, अंग्रेजों को बाद में दे दिया गया था। ठीक है, तो मलक्का जल संधि पर पहले पुर्तगालियों का अधिकार हुआ, उसके बाद डचों का अधिकार हुआ, और उसके बाद लास्ट में ये अंग्रेजों को दे दी थी डचों ने। तो ये काम हुए 1641 में था। ठीक है, उसके बाद 1658 ईस्वी में क्या किया डचों ने, देखिए श्रीलंका पर अपना कब्जा जमा लिया। यानी कि जो श्रीलंका है वो भी पूरे तौर पर किसके अधिकार में आ गया, डच के अधिकार में आ गया। तो यहाँ पर एक बस यही बात याद रखेंगे कि जो श्रीलंका है उसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो वो क्या है, सिलोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिलोन यानी किसका क्या मतलब हुआ, श्रीलंका। तो श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1663 ईस्वी में जो कालीकट था, बताया था काली तट पर, कालीकट जो तट है वहाँ पर कौन आया था, वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। वहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी की भी स्थापना की थी। लेकिन देखिए इन्होंने डचों ने क्या किया था कि जो कालीकट का शासक था ना उसका सहयोग लिया था, और जो कोचीन नाम की जगह है वहाँ पर क्या किया था, अधिकार कर लिया अपना। ठीक है, किसके सहयोग से, कालीकट के शासक प्लस डच दोनों ने वहाँ पर आक्रमण किया और कोचीन पर अपना अधिकार जमा लिया। और डच नोट करके लिखा हुआ है कि देखिए जो डच है वो भारत के अंदर ज़्यादातर किस चीज़ का व्यापार करते थे, वस्त्रों से संबंधित व्यापार करते थे। ठीक है, मसालों के लिए उन्होंने किसको ढूंढा था, इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया से ही वो मसालों का व्यापार करते थे। उसके अलावा देखिए रेशमी वस्त्र हो गए, सूती वस्त्र हो गए, नील हो गई, या शोरा भी एक चीज़ होती थी जो कि बारूद वगैरह बनाने का काम आता था, तो या अफीम हो गई, इन चीज़ों के लिए वो भारत के साथ व्यापार करते थे। बाकी मसालों के लिए वो इंडोनेशिया पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो ये इनके प्रमुख घटनाक्रम थे। देखते हैं इसके बाद अन्य क्या क्या काम किए थे। उसके बाद देखिए एक तो पहली फैक्ट्री आप समझ गए, पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर डाली थी, 1602 ईस्वी के अंदर मसूलीपट्टनम में। इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगा दी। उसके बाद देखिए 1610 ईस्वी में पुलिकट, पुलिकट एक जगह है जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पर एक अन्य फैक्ट्री की इन्होंने स्थापना कर दी। अब पुलिकट के अंदर जो फैक्ट्री की स्थापना की थी, यहाँ पर देखिए क्या किया जाता था इस फैक्ट्री के अंदर, कि वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, वस्त्र से संबंधित व्यापार किया जाता था, यानी कि बनाए नहीं जाते थे। अब भारत के अंदर देखिए जहाँ से भी वस्त्र वगैरह बनते थे तो ये क्या करते थे, खरीद कर यहाँ पर स्टॉक वगैरह अपना इकट्ठा कर लिया करते थे, और यहीं से आगे अपने देश या फिर किसी अन्य देश में ले जाना है तो ये सप्लाई किया करते थे। उसके बाद देखिए पुलिकट काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इनके लिए, डचों के लिए, कि जो पुलिकट था ना उसको भारत के अंदर अपना इन्होंने हेड क्वार्टर बना दिया। वैसे इनका हेड क्वार्टर कौन सा था, जो मैंने अभी बताया जकार्ता के अंदर बसाया था, वेटेविया सिटी, तो वो इनका एक तो था प्रमुख हेड क्वार्टर, वहीं से नियंत्रित करते थे। और भारत में भी छोटे स्तर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो पुलिकट है जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पर अपना हेड क्वार्टर बना लिया। अब जो ये हेड क्वार्टर था वो स्थायी नहीं था। देखिए 80 साल तक लगभग, यानी कि 1690 ईस्वी तक ये क्या था, हेड क्वार्टर बना रहा। अब पुलिकट में इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। एक तो जैसे क्या किया था, जो पुलिकट की जो फैक्ट्री हो गई ना, तो यहीं पर क्या किया था, एक तो इसका दुर्गीकरण कर दिया फैक्ट्री का, यानी कि चारों तरफ दीवारें और यहाँ पर तोप तोप वगैरह तैनात कर दी गई चारों तरफ, तो यानी कि किले की शक्ल इसको दे दी गई। ठीक है, तो और जैसे फोर्ट का रूप दे दिया गया, तो इसको किस नाम से जानते थे, गोल्डरिया फोर्ट। ठीक है, गोल्डरिया फोर्ट बन गया, ये गोल्डरिया फोर्ट कहलाया। तो ये देखिए एक विशेष बात है कि जो पुलिकट का था ना ये फैक्ट्री, खाली यही फैक्ट्री किले की शक्ल में इन्होंने दी थी। यानी कि अगर पूछे भाई किले के रूप में थी ये, ठीक है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से। बाकी जो फैक्ट्रियाँ थी ना उनको सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया था इन्होंने, ना ही कोई किला वगैरह बनाया था वहाँ पर, कुछ नहीं। केवल यही पुलिकट की फैक्ट्री थी जो किले के रूप में थी सुरक्षा के लिए। और यानी क्यों किया गया था ये सब, देखिए क्योंकि यहाँ पर एक सोने के सिक्के बनाने की टकसाल भी इन्होंने स्थापित की थी डचों ने, कहाँ पर, पुलिकट के अंदर। तो यहाँ पर स्वर्ण सिक्का भी बनाया जाता था, एक टकसाल भी थी, और जो सिक्का बनता था उसको क्या कहा जाता था, पगोड़ा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर सोने का सिक्का बनता था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पुलिकट था वो 1690 तक इनका डचों का हेडक्वार्टर रहा। लेकिन बाद में एक जगह है देखिए नागपट्टनम, जो कि 1690 ईस्वी में क्या हुआ, उसको हेडक्वार्टर बना दिया गया था बाद में। ठीक है, 1690 में तो उसको हेडक्वार्टर बना दिया गया, किसको, नागपट्टनम को। लेकिन उससे पहले कौन सा था, पुलिकट हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो नागपट्टनम के बारे में बस यही इंपॉर्टेंट है कि 1690 के बाद ये हेडक्वार्टर बना रहा।
उसके बाद देखिए अन्य व्यापारी कहाँ से किया करते थे, एक तो सूरत से। सूरत आपको पता ही है भाई गुजरात के अंदर है और वस्त्र निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ से ये सूती वस्त्र के अंदर डील किया करते थे। और सूरत जो है ना, वो क्या था, अधिकतम मुनाफा देने वाला क्षेत्र था। तो सूरत के ऊपर भी लेकर देखिए काफ़ी लड़ाई रहा करती थी इनकी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी लगा लीजिए, या मराठों के चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे कि भाई सूरत के ऊपर अधिकार कर लिया। तो सूरत क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, अधिकतम मुनाफा देने वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो सूरत इंपॉर्टेंट हो गया गुजरात के अंदर, वहाँ पर इन्होंने सूती वस्त्र का अपना काम किया। इसके अलावा देखिए जो बंगाल वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर क्या क्या किया इन्होंने। बंगाल के अंदर एक जगह है कासिम बाजार, तो कासिम बाजार के अंदर इन्होंने रेशम बनाने के लिए एक चक्री लगाई, यानी कि रेशम का निर्माण करने के लिए कोई मशीनरी वगैरह थी उसका, वो लगाई वहाँ पर, रेशम का निर्माण खुद करने लगे। अब देखिए व्यापार क्या था, ये भाई डायरेक्ट लोगों से भी खरीद लिया करते थे, जो लोग बनाया करते थे और अपने गोदाम तक ले आए। उसके अलावा देखिए वस्त्र वगैरह क्या था, इन्होंने खुद बनाना भी प्रारंभ किया। वस्त्र बनाना प्रारंभ किया तो क्या था, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया इन्होंने। अब देखिए जो रेशम चक्री लगाई थी, इसके लिए करीबन 2,500-3,000 लोगों को रोजगार भी दिया गया था। लोग यहाँ पर आकर क्या किया करते थे, कपड़े बनाया करते थे, ये पेमेंट वगैरह किया करते थे उनको। और कई बार तो ऐसा होता है जैसे भाई कोई गांव है, वो क्या कर रहा है, राजा को जैसे कर नहीं दे पाया, फसल बर्बाद हो गई किसी कारण से और वो राजा को कर नहीं दे पाया, तो इन्होंने क्या किया डचों ने, कि अपनी तरफ से भाई राजा को पैसे दे दिए कर के रूप में, और लोगों से क्या कहा कि भाई आप आइए हमारे फैक्ट्री में काम करो जो पैसे दिए गए हैं उसके बदले में, ठीक है। तो बाद में जैसे फ्री में उनसे काम ले लिया। तो इस प्रकार का काम भी करते थे ये, रोजगार भी दे दिया और वैसे भी उनका एहसान लगा कर यानी कि उनसे काम करवा लिया। तो ये सब चल रहा है, बहुत से लोगों को रोजगार दिया, यानी कि 2,500-3,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया गया था जो रेशम चक्री थी वहाँ पर। अब देखिए विशेष बात क्या है कि बंगाल में ये दो क्षेत्र हो गए, चीनसुरा भी एक, ठीक है। चीनसुरा में क्या था, रेशमी वस्त्रों का व्यापार भी होता था। उसके अलावा देखिए जो अफीम और ये हो गया ना सोरा, इनका भी व्यापार होता था। अब जो अफीम हो गई वो तो देखिए जो पटना क्षेत्र है जो बिहार के अंदर, जो गंगा मैदान के क्षेत्र, वहाँ पर अफीम वगैरह होती थी, तो वो यहाँ से इकट्ठा कर ली जाती थी, उसके अंदर व्यापार। उसके अलावा सोरा होता था भाई बारूद वगैरह बनाने के लिए, तो उस चीज़ का भी ये व्यापार करते थे। अब विशेष बात देखिए जो बंगाल से जो व्यापार होते थे ना, ये काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट व्यापार है, ठीक है। एक तो रेशमी वस्त्र हो गए, उसके अलावा भाई अफीम, सोरा और ये चीज़ें हो गई जो कि क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब ये अफीम, सोरा वगैरह क्या था, आगे कंट्री जैसे चीन वगैरह में सप्लाई की जाती थी, तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। तो ये क्या थे, ये डायरेक्ट नीदरलैंड से कंट्रोल होते थे ये, ठीक है। वैसे तो देखिए कंट्रोल सेंटर कौन सा हो गया, वेटेविया सिटी के अंदर हो गया एक, एक उन्होंने पुलिकट के अंदर भी बनाया। लेकिन ये जो व्यापार हो रहे हैं यहाँ पर बंगाल वाले, तो ये कहाँ से कंट्रोल होते थे, डायरेक्ट नीदरलैंड से कंट्रोल हुआ करते थे, ठीक है। तो अन्य इनके व्यापार देखिए जैसे कि उड़ीसा के अंदर हो गया, बालासोर है, वहाँ पर वस्त्र उद्योग। देखिए सारे जो उद्योग है वो किससे संबंधित है, वस्त्र निर्माण या फिर रेशम के भाई वस्त्र हो गए, उनसे ही संबंधित है ज़्यादातर, ठीक है। तो वस्त्रों में डील करते थे, तो ये काम हो गया। तो और कुछ समय बाद आपको पता ही है, देखिए आपने पिछले पृष्ठ में पढ़ा था कि भाई कितने इन्होंने अभियान चलाए, लगभग इन्होंने हर चीज़ पर अपना अधिकार कर लिया था। जैसे कि अभी पढ़ा ही था, श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया, मलक्का पे भी, जकार्ता, वांटम, ठीक है। इन सब चीज़ों से अधिकार कर लिया और पुर्तगालियों को वहाँ से खदेड़ दिया था। तो थोड़े ही समय बाद इन्होंने क्या किया, डचों ने पुर्तगालियों का जो व्यापार पर उन्होंने एकाधिकार जमा रखा था ना, उसको समाप्त कर दिया। अब इनका देखिए व्यापार पर एकाधिकार हो गया इनका, पुर्तगाल इनका डचों का। तो इसके बाद देखिए जो स्थानीय शासक है ना, उनके द्वारा भी इनको सहयोग दिया जाने लगा। अब वो किस प्रकार से, अभी देखिए इनको स्थानीय जो शासक थे वो क्या करवाया करते थे, व्यापारिक सुविधा मुहैया करवाया करते थे। जैसे कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर जो गोलकुंडा का शासक था उस समय के अंदर, उसने क्या किया, जो जगह थी उसकी सल्तनत के अंतर्गत, जैसे जिंजी, मदुरै, तंजौर, यहाँ पर क्या किया उसने, कम पैसों के अंदर ही व्यापार की अनुमति दे दी। अब व्यापार की अनुमति पैसों के बदले में ही तो मिलती थी कि भाई साल में इतना पैसा देना है, तो इनको क्या किया गया, बहुत ही कम पैसे में व्यापार की अनुमति दे दी। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर जो कोचीन का जैसे शासक था, उसने क्या किया था कि काली मिर्च पर एकाधिकार दे दिया कि भाई इस क्षेत्र से काली मिर्च का जो व्यापार होगा खाली खाली वो कौन करेगा, डच ही करेंगे, पुर्तगाली या फिर अन्य कंपनियां नहीं करेगी। तो ये काम भी भाई इनको सुविधाएं मिलने लगी अब स्थानीय शासक के बदले। तो उससे क्या हुआ, इनका जो व्यापार है वो खूब चलने लगा।
अब देखिए अन्य कंपनियां भी वैसे आ रही है, अंग्रेज वगैरह भी आ गए थे 1600 में, तो बाद में इनका संघर्ष होता है, तो उसी वजह से इनका पतन भी हो जाता है लास्ट में। तो ये तो इनके काम हो गए और व्यापार हो गए कि किस तरह से इन्होंने किस किस व्यापार के अंदर डील किया था। उसके बाद देखिए व्यापार खूब अच्छा चल रहा था। उसके बाद क्या होता है, लास्ट के अंदर अन्य शक्तियाँ भी आ गई, यूरोपियन शक्तियाँ, तो इनका पतन हो गया। अब अगर पतन के कारण पूछे जाएँ तो पतन का कारण क्या था, एक तो खास तौर पर ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये था। अब देखिए जो ये हो गए ना, अंग्रेज कब आ गए थे भारत के अंदर, 1600 के अंदर आ गए थे। तो इन्होंने क्या किया, 1759 के अंदर एक बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा के युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया था, डचों को पराजित कर दिया। अब पराजित कर दिया, युद्ध में पराजित होने के बाद इनके बीच में संधि होती है, उसके तहत क्या किया गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके इन्होंने क्या किया, एक तो इनका व्यापार सीमित कर दिया, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड यानी कि व्यापार करने की अनुमति दी इनको, खाली ज़्यादा का व्यापार की अनुमति नहीं दी। तो व्यापार जो ये कर पा रहे थे संधि के बाद उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो बस कंपनी वगैरह लास्ट के अंदर डूब जाती है। उसके अलावा देखिए किसी भी प्रकार के ये क्या करेंगे, सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, सेना वगैरह इनकी भंग कर दी गई, तो ये भी इनके पतन का कारण रहा। तो ये बेदरा के युद्ध के बाद भी क्या था, इनको बाद में देखिए कुछ अनुमति दी गई थी व्यापार की, थोड़ा बहुत इन्होंने व्यापार किया अपना, लेकिन लास्ट में क्या हुआ था कि 1695 ईस्वी में अंतिम एक संधि होती है इनके बीच में, पेरिस की संधि। उसके तहत क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना उसको इस बस जो डचों की जो कंपनी है उसको अपने अधिग्रहण क्षेत्र के अंदर ले लिया था। एक तो ये वजह हो गई। उसके अलावा देखिए एक तो जो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे इनकी सैलरी वगैरह कम हुआ करती थी, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि शेयर धारकों की कंपनी थी और जो शेयर धारक थे उनको बहुत अधिक मुनाफा दिया जाता था, तो इनकी जो सैलरी वगैरह होती थी वो काफ़ी कम होती थी। तो उसकी वजह से ये क्या करते थे, निजी व्यापार के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, ठीक है, पर्सनल, ताकि अधिक से अधिक पैसा कमा सके। वहीं आप देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे ना, वो अपनी कंपनी के लिए क्या थे, फिर भी वफादार थे और उनकी सैलरी वगैरह भी अच्छी थी। तो इन्होंने भाई डचों ने जब ये फैक्ट्री इस प्रकार से डूब रही थी तो उन्होंने भी संभालने का कोई प्रयास नहीं किया। तो इसके चलते अंतिम रूप से आपको बताया गया है कि 1795 ईस्वी में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक हमारा, जो कि स्पेशली किसके बारे में था, भारत में डचों का आगमन, ठीक है। तो ये हो गया। कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, और वो किसके बारे में है, अंग्रेजों के बारे में है, ठीक है, भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप क्या करिए, अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने का भी कष्ट जरूर से करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।